अगर मैं आपसे कहूं कि एक अपराधी ने उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री की हत्या की सुपारी ले ली तो शायद आपको मेरी बात बकवास लगे, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना घटित हो चुकी है। 90 का दशक एक ऐसा दशक था जब युवाओं को अंडरवर्ल्ड की चकाचौंध दुनिया अपने तरफ काफ़ी आकर्षित करती थी। कई छोटे बड़े माफिया गिरोह उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में पनप रहे थे और उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियां भी कुछ ऐसी थी कि जो इन सब के लिए एक माकूल माहौल तैयार करती थी। इसी वक्त उत्तर प्रदेश और बिहार की सरजमी पे एक अपराधी का नाम तेजी से उभरा और वह था श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसा अपराधी था जिससे पुलिस भी खौफ खाती थी और दूसरे गुट के अपराधी माफिया उससे दूर ही रहने में अपनी भलाई समझते थे। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर के एक छोटे से गांव मामखोर में हुआ था। बचपन से ही उसको पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था और उसको खेल कूद और कसरत में ज़्यादा रुचि थी। उसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं था और उसके पिताजी एक स्कूल में शिक्षक थे। यह बात 1993 की है कि जब वह अपनी बहन के साथ एक मेला देख के अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में कुछ शोहदों ने उसकी बहन को छेड़ दिया, उस पर कुछ भद्दे कमेंट पास किए। उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला ने कुछ नहीं कहा। वह अपनी बहन को लेके घर गया, घर पे बहन को छोड़ा और वापस लौटा उस जगह पे। अभी भी वो लड़के वहीं पे खड़े थे। तो जिस लड़के ने उसकी बहन के बारे में सबसे पहले गलत कमेंट पास किया था वह उसके पास गया और उसकी वहीं पे हत्या कर दी, दिन दहाड़े बीच रास्ते। इसके बाद वह नेपाल के रास्ते होते हुए बैंकॉक भाग गया। श्री प्रकाश शुक्ला का कोई भी अपराध की दुनिया में जाने का पहले से ना मन था और ना उसने कभी इसके बारे में सोचा भी था, लेकिन जब उसने यह मर्डर कर दिया और बैंकॉक जाने के बाद उसका परिचय कुछ ऐसे लोगों से हुआ कि वह इस अपराध की दुनिया में फिर आगे चल के फंसता चला गया। कुछ समय बाद वो बैंकॉक से लौटा और मोरेना बिहार के सूरजभान गैंग में शामिल हो गया। इस गैंग का उस वक्त के बिहार और झारखंड में काफ़ी वर्चस्व था। धीरे धीरे उसको इस कार्य में मज़ा आने लगा और उसको लगा कि ये जो लाइन है शायद इस लाइन के माध्यम से वो एक दिन अपना राजनीतिक भविष्य भी बना सकता है, क्योंकि उस वक्त कई ऐसे राजनेता थे जिनको हम दागी राजनेता कहते हैं। आज भी हमारी संसद में ऐसे बहुत से राजनेता हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रह चुकी थी। कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने जीवन में कई मर्डर, अपहरण, लूट और वसूली के अपराध किए। उसके गैंग में सिर्फ 4 लोग थे। उसका ऐसा मानना था कि बड़ा गैंग लेके चलना रिस्की हो सकता है और वह एक ऐसा पहला अपराधी था उत्तर प्रदेश में, या जहाँ तक मुझे जानकारी है भारत में, जिसने AK-47 का इस्तेमाल किया अपराध करने के लिए। इसके पहले जो भी अपराधी होते थे देसी हथियारों का या फिर जो उस वक्त पुलिस के पास हथियार रहते थे उनसे ही मिलते जुलते हथियारों का वो इस्तेमाल करते थे। AK-47 के इस्तेमाल करने से श्री प्रकाश शुक्ला की फायर पावर बहुत बढ़ गई और उसको धीरे धीरे किसी का डर नहीं रहा। श्री प्रकाश शुक्ला ने कई बड़े नेताओं और व्यापारियों की हत्या की। उसने खुद अपने हाथ से 20 से ज़्यादा मर्डर किए, जिसमें से कुछ सबसे चर्चित अगर मर्डर्स की बात की जाए
तो उनमें से एक है, उस वक्त लखनऊ के एक बाहुबली नेता हुआ करते थे जो कि एमएलए भी थे, वीरेंद्र शाही। वीरेंद्र शाही को उसने लखनऊ में दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। और ऐसा कहा जाता है कि उनके मौत के पीछे कारण चुनावी वर्चस्व या राजनीतिक वर्चस्व था, क्योंकि जिस सीट से वो चुनाव लड़ते थे उसी सीट से शिव प्रकाश शुक्ला भी चुनाव लड़ना चाहता था और वो रास्ते से नहीं हट रहे थे। इसके बाद 13 जून 1998 को शिव प्रकाश शुक्ला ने बिहार के एक चर्चित मंत्री, और उस वक्त भी वो मंत्री पद पे थे, स्वर्गीय बृज बिहारी प्रसाद जी की पटना के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। जबकि उनके साथ उनके गनर भी थे, सुरक्षाकर्मी भी थे, लेकिन किसी को कोई मौका नहीं मिला। जैसे ही बृज बिहारी प्रसाद की गाड़ियों का काफिला इंदिरा गांधी अस्पताल के गेट के समीप पहुंचा, इसने फायर खोल दिया और वो वहीं पे ढेर हो गए। उस वक्त एक बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे जिनका नाम था कुणाल रस्तोगी। शिव प्रकाश शुक्ला उनके बेटे का अपहरण करना चाहता था, उसके बदले में वह उनसे फिरौती वसूलना चाहता था। कुणाल रस्तोगी अपनी कार से अपने बेटे के साथ कहीं जा रहे थे। इन्होंने, शिव प्रकाश शुक्ला ने उसकी कार रुकवाई और उसके बेटे को कब्जे में लेने का प्रयास किया, जिसका कुणाल रस्तोगी जी ने विरोध किया, जिसके बाद इसने फायर खोल दिया और वो वहीं मारे गए। उसके बाद भी उसने उनके बेटे को उठा लिया और यूपी पुलिस के काफ़ी कोशिशों के बावजूद वो जब उस कुणाल रस्तोगी जी के बेटे को बरामद नहीं कर पाई, तो अंततः रस्तोगी परिवार ने शिव प्रकाश शुक्ला की मांग मानी और 1 करोड़ फिरौती देके उस बच्चे को आज़ाद कराया। उत्तर प्रदेश पुलिस हो या बिहार पुलिस हो, वह शिव प्रकाश शुक्ला के सामने एकदम असहाय हो गई थी। यूं तो शिव प्रकाश शुक्ला का करियर, आपराधिक करियर सिर्फ 5 वर्षों का था। 20 साल की उम्र में उसने अपराध जगत में एंट्री की थी और 25 वर्ष की उम्र में उसका एनकाउंटर हो गया। लेकिन इन 5 वर्षों में ही शिव प्रकाश शुक्ला ने जो आतंक फैलाया, उसकी मिसाल दूसरी नहीं मिलती है। अब आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 4 लोग की टीम थी उसके पास और AK-47 हथियार के बल पे उसने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ले ली थी। जिसके बाद इसकी जब सूचना पुलिस को मिली, उनको कहीं से इनपुट मिला, तो यूपी पुलिस के हाथ पांव फूल गए और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और यह निर्णय लिया गया कि शिव प्रकाश शुक्ला और इस जैसे अपराधियों से निपटने के लिए एक अलग टास्क फोर्स के गठन की आवश्यकता है, क्योंकि थाने की पुलिस ऐसे अपराधियों से निपटने में सक्षम नहीं है। उसके बाद उस समय के जो ADG थे अजय राज शर्मा जी, उनके नेतृत्व में STF का गठन किया गया और पूरे प्रदेश से 50 चुनिंदा पुलिस अफसरों को चुना गया STF के लिए, जिनको ट्रेनिंग दी गई और इनका मुख्य काम था कि शिव प्रकाश शुक्ला को किसी भी तरीके से जिंदा या मुर्दा पकड़ना और उसके आतंक पर लगाम लगाना। शिव प्रकाश शुक्ला के बारे में कहा जाता है कि वो ज़्यादातर अकेले ही सफ़र करता था। एक बार की घटना है कि वो किसी काम से लखनऊ आ रहा था, रास्ते में पुलिस की नाकेबंदी लगी हुई थी। एक पुलिस वाले ने उसकी गाड़ी रोकी और पूछा कि कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो। तो उसने अपनी AK-47 हाथ में उठाई, पुलिस वाले को दिखाया कि ये AK-47 है और मैं शिव प्रकाश शुक्ला हूँ, और कोई सवाल पूछना है। तो ऐसी उसकी डेयरिंग थी और ये बात सुन के पुलिस वाला पीछे हट गया और वो आराम से उस रास्ते से निकल गया। लखनऊ की एक घटना है कि लाल बाग स्थित एक होटल में उसने घुस के अपने हाथों से 4 व्यापारियों की हत्या कर दी थी। ऐसे अनगिनत किस्से उसके साथ हैं।
लेकिन जब उसने मुख्यमंत्री की हत्या की सुपारी ले ली तो जाहिर सी बात है सरकार से लेके प्रशासन तक हिल गया और पानी एकदम सर के ऊपर चला गया। इसके बाद जब एसटीएफ का गठन हो गया तो एसटीएफ ने उसके मूवमेंट पर नज़र रखनी शुरू की। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये सारे घटनाक्रम होने के बावजूद पुलिस के पास शिव प्रकाश शुक्ला की कोई फ़ोटो नहीं थी। उसके किस्से थे, उसके बारे में चर्चाएं थीं, उसके अपराधों की लिस्ट थी, बट फ़ोटो नहीं थी। फिर एसटीएफ ने जब इस केस को टेक ओवर किया तो किसी तरीके से उसके एक रिश्तेदार को उन्होंने ट्रैप किया और उसके माध्यम से एक पार्टी में वो सम्मिलित हुआ था, वहाँ पे उसकी एक फ़ोटो खींची गई थी, वो फ़ोटो निकाली गई। तब जाके शिव प्रकाश शुक्ला की फ़ोटो पुलिस और एसटीएफ के पास आई। शिव प्रकाश शुक्ला को भी इसकी भनक लग गई थी कि यूपी एसटीएफ उसके पीछे पड़ी हुई है, तो इसलिए वो कहीं भी एक जगह ज़्यादा देर तक नहीं टिकता था। लेकिन उससे एक गलती हो गई कि उस वक्त मोबाइल नया नया आया था और उसको मोबाइल चलाने का बहुत शौक था और एसटीएफ की कामयाबी का एक महत्वपूर्ण कारण बना। पुलिस ने उसके मोबाइल को सर्विलांस पे डाला। वो भी ये चीज़ जानता था कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं या हो रही हैं, तो बार बार अपने सिम बदलता रहता था। लेकिन गाजियाबाद में उसकी एक गर्लफ्रेंड रहती थी जिससे वो मिलने बीच बीच में जाया करता था। पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड को टैप किया और दोनों की बातचीत की रिकॉर्डिंग्स उसने सुननी शुरू की। उसी में पुलिस को पता चला कि जल्दी शिव प्रकाश शुक्ला उससे मिलने अपने गर्लफ्रेंड के फ्लैट पे जाने वाला है। इसके बाद उसने कि तत्कालिक एसटीएफ प्रभारी जो अरुण कुमार जी थे, उन्होंने एक ऑपरेशन प्लान किया कि शिव प्रकाश शुक्ला को किसी भी तरीके से यहाँ पे अपने गिरफ्त में लेना है। वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलके फ्लैट से निकला और पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलीं और शिव प्रकाश शुक्ला इस गोलाबारी में मारा गया। कहा जाता है कि उस वक्त उसके पास उसकी AK-47 राइफल मौजूद नहीं थी। अगर वो मौजूद रहती तो शायद वो इस इनकाउंटर से भी बच निकलता। लेकिन शिव प्रकाश शुक्ला अपने आप इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया, ये तो ही उसके बारे में एक कहानी की, उसने क्या किया, कैसे किया। लेकिन शिव प्रकाश शुक्ला को शिव प्रकाश शुक्ला बनाने वाले कुछ सफ़ेद पोश लोग थे। वो उस समय की राजनीति में थे, उस समय कुछ बड़े अधिकारी थे और व्यापारी भी। वो अपने फायदे के लिए शिव प्रकाश शुक्ला को ताकतवर बनाते जा रहे थे, जो आगे चल के उन्हीं के लिए एक सरदर्द बन गया। तो इस पूरी घटना से, शिव प्रकाश शुक्ला की घटना से एक चीज़ समझ में आती है कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो या फिर वो कितना ही डेयरिंग क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा बुरा होता है। आज भी हम देखते हैं कि बहुत से युवा अपने कर्म भूमि से भटक के अपराध जगत में ही अपना करियर तलाशते हैं। आए दिन अपराध की घटनाएं इसका जीता जागता प्रमाण है। उनको इस बात पे गौर करना चाहिए कि अपराध की कोई उम्र नहीं होती है और अगर आपने एक बार इस दलदल में कदम रख दिया तो फिर उसके बाद आपकी मंजिल या तो जेल है या फिर मौत। शिव प्रकाश शुक्ला ने जो अपने बहन के साथ जो नवयुवक उस वक्त के थे, जो शोहदे थे, उन्होंने जब फप्ती कसी, उसके बाद उसने जो उनका मर्डर किया, वहाँ तक भी एक बार कहा जा सकता है कि भावावेश में आके कोई भी भाई ऐसा कदम उठा सकता है। लेकिन उसके बाद उसने जो जो चीज़ें की वो विशुद्ध रूप से अपने फ़ायदे के लिए किया, जिसका परिणाम भी उसको जल्दी भुगतना पड़ा। इस पूरे शिव प्रकाश शुक्ला की कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि एक तो
जो हमारे युवा हैं वो अपराध जगत की चकाचौंध से दूर रहें, क्योंकि उसका अंत हमेशा ही बुरा होता है। और दूसरा कि शिव प्रकाश शुक्ला जैसे लोगों को बनाने वाले जो लोग हैं, वो चाहे राजनेता हों या बड़े अधिकारी हों, उनकी पहचान करके उनको भी एक्सपोज किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसे लोग समाज में मौजूद रहेंगे तब तक कोई ना कोई शिव प्रकाश शुक्ला हमेशा पैदा होता रहेगा। जय हिंद।